प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। विभिन्न अनुष्ठानों में कर रहे शिरकत। कुशीनगर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में 8 जिलों के 26 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। मतगणना कल। राज्य के 24 में से 18 जिले कोरोना मुक्त। 24 घंटे में सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में से 1 मरीज की पुष्टि, 4 हुए स्वस्थ। और केंद्र सरकार ने मौजूदा रबी मौसम में गेहूं की खरीद की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई। राज्यों से मई के अंत तक गेहूं खरीद जारी रखने को कहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी के दौरे पर हैं। उन्होंने लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। नेपाल दौरे के क्रम में वे अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भगवान गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली भी जाएंगे। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं डीडी न्यूज के जरिए। प्रधानमंत्री नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद, और वो इसलिए क्योंकि आज बैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था और आज ही की तारीख में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और आज ही के दिन उनको ज्ञान और शिक्षा भी उन्हें मिली थी बोधि वृक्ष के नीचे। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही खास है और इन्हीं खास चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पे पूजा अर्चना का ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो बौद्ध भिक्षु हैं, जिन्हें लामा कहा जाता है, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री के साथ गुफ्तगू करते हुए, बातचीत करते हुए, और इस वक्त प्रधानमंत्री माया देवी तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जो कि इस वक्त माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। माया देवी मंदिर नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद है और ये वही मंदिर है जहां कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और यहाँ एक पवित्र कुंड है, जैसा कि आपने देखा भी, पवित्र बगीचा, जिसके जरिए प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचे। और अगर जैसा कि हमने कहा कि इस जगह को जो पुरातात्विक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया। बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा भी कहा जाता है। रांची समेत राज्य भर में इस खास मौके पर भक्त मंदिरों और घरों में विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। जयपुर परिसर में भी भगवान बुद्ध मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है और बड़ी संख्या में पूजा वंदना के लिए स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण भी किया गया, साथ ही अनुष्ठान पूर्ण किए गए। सोसाइटी का स्थापना 1994 में हुआ था। तब से लेकर आज तक हम लोग हर साल धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा को, बुद्ध जयंती मनाते हैं। इस बार 2566वां बुद्ध जयंती हम लोगों ने धूमधाम से मना रहे हैं। जैन है, कोई मुस्लिम है, कोई क्या है, कोई भाई भाई भी नहीं मिल रहा है, परिवार में नहीं मिल रहा है, तो शांति कहाँ है? तो इसलिए कि वो जब मैं राजगद्दी, मेरे को राजकुमार में घोषित करने के बाद अंतिम 7वां दिन में उन्हें बोला कि जात में मतलब कि सिर्फ 2 है, लेकिन बोले फिर वो
जात होता है, जात में नहीं होता, नहीं जात होता है, लेकिन जात में दो है। दो जात कौन कौन है? फिर पूछा बड़े बड़े मतलब कि मंत्री लोग और सेनापति लोग, आपको बोला कि एक तो पुल्लिंग है और स्त्री है, यही है दो जात में। वो भी काटने से खून उसको दोनों का मतलब कि लाल है, कोई सफेद कोई काला नहीं है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध का सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश प्रेरणादायी है। पहले चरण के पंचायत चुनाव में मतपत्रों में गड़बड़ी और अन्य कारणों से राज्य के 8 जिलों के 26 बूथों पर आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में वोटिंग की यह प्रक्रिया सवेरे 7 बजे से जारी है, जो 3 बजे तक चलेगी। सुचारू मतदान के लिए सभी बूथों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि 14 मई को इन इलाकों में मतदान को रद्द कर दिया गया था। इधर सिमडेगा में भी आज पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में जिले के केरसई प्रखंड अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 55 में पुनर्मतदान हो रहा है। इस मतदान केंद्र में पंचायत समिति सदस्य के मतपत्रों में गड़बड़ी पाई गई थी, जिस कारण जिला निर्वाची पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव को रद्द कर दिया गया था। अब यहां दोबारा वोटिंग हो रही है। के कारण वार्ड नंबर 4 केरसई प्रखंड के मतदाताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह राजकीय त्यौहार है और इस त्यौहार में शामिल होना भी जरूरी है। करने के लिए फिर से वोट देने के लिए आए हैं। हम लोग का तो तब देख ही रहे हैं, परेशानी इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या करेंगे हम लोग। राज्य के 21 जिलों में कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव की कल मतगणना कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वोटों की गिनती के साथ ही 9,819 सीटों के लिए 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। मतपत्रों से चुनाव होने के कारण परिणाम आने में कुछ देर हो सकता है। इस बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सिलसिले में बाकी बचे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। दूसरे चरण का मतदान आगामी 19 मई को कराया जाएगा, जबकि वोटों की गिनती 22 मई को होगी। तीसरे चरण के सिलसिले में 24 मई को वोटिंग होगी और मतगणना 31 मई को कराई जाएगी। चौथे और आखिरी चरण का मतदान आगामी 27 मई को होगा और वोटों की गिनती 31 मई को कराई जाएगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी संबंधित क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है। इधर झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 2,550 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देवघर में फिलहाल कोरोना के 17,317 सक्रिय मामले शेष हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिर्फ पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना का एक मरीज मिला। जन जागरूकता और टीकाकरण अभियान की सफलता की वजह से राज्य के 24 में से 18 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं। अब राज्य में कोरोना के कुल 31 सक्रिय मामले शेष हैं। देश में कोरोना शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब 1,91 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के उपायुक्त आदित्य रंजन ने नजीर पेश करते हुए कोडरमा प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती गांव झरकी विशनपुर का दौरा किया। खास बात यह है कि पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरे इस गांव तक उपायुक्त बाइक पर सवार होकर पहुंचे। उपायुक्त ने ग्रामीणों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सामूहिक प्रयास से विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प दोहराया। उन सब को बिठा के रोज रात को बैठक करते हैं।
और रात को बैठ के एक रजिस्टर में लिखना है कि आज रात को ग्राम बिशुनपुर झरकी में इतने लोग बैठे और चर्चा हुआ। चर्चा क्या हो सकता है? बाल मजदूरी नहीं करना चर्चा हो सकता है, बाल विवाह नहीं करना चर्चा हो सकता है, लेकिन राज्य में गर्मी का प्रकोप फिर बढ़ गया है। गिरिडीह समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाके में लू की चपेट में है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस अवधि में हालांकि छिटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। सरायकेला खरसावां के नीमडीह में सर्वाधिक 12.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है। राज्य के कई इलाकों में 21 मई तक मध्यम दर्जे की बारिश, आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। उत्तर पश्चिमी इलाकों में हालांकि 17 मई तक लू का प्रकोप बना रह सकता है। इधर देश के अनेक हिस्सों में जोरदार गर्मी से लोग परेशान हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर 1 सप्ताह तक चलने वाले समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने पैतृक गांव खरसावां खिजूरदा का लंबे अरसे बाद दौरा किया और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी तथा समाधान का भरोसा दिलाया। पाकुड़ में पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर रविंद्र भवन टाउन हॉल में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। खूंटी में कमांडर लाका पाहन के एनकाउंटर में सक्रिय योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को खूंटी जिला पुलिस प्रशासन द्वारा एसपी ऑफिस में सम्मानित किया गया। कोरोना के जोखिम को कम करने के लिए खूंटी में टीकाकरण अभियान अनवरत जारी है। आज भी विभिन्न केंद्रों पर शिविर लगाकर पात्र लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा रहे हैं, जिसकी सूची उपायुक्त ने साझा की है। धनबाद शहर के झरिया में एक टायर व्यवसायी की हत्या मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 30 अप्रैल को व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। रांची की रातू रोड स्थित धर्मशाला में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय और अन्य लोग शामिल हुए। सबों ने नए जोड़ों को शुभकामनाएं दी। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सिटी सेंटर की एक जेवर दुकान से लूट मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है। 2 अपराधी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। लूटे गए गहने पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। गौरतलब है कि 8 मई को अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर 75,000 नगद रुपए के अलावा 20 लाख रुपए के गहने लूट लिए थे। इस लूटकांड मामले में कुल 7 अपराधी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जमशेदपुर घोड़ाबांधा में श्री साईनाथ देवस्थानम में भगवान चित्रगुप्त के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। रांची के पिस्का मोड़ के पास रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 22 लोगों ने रक्तदान किया तथा अन्य लोगों को इस महादान के लिए प्रेरित किया। राज्य के सभी जिलों में आज बुद्ध पूर्णिमा की धूम है। अनेक राजनेताओं ने इस शुभ अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों तथा आदर्शों को याद करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। बाबानगरी देवघर में स्वास्थ्य विभाग ने श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर अपनी कवायद शुरू कर दी है।
देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर सीके शाही और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जितेश राजपाल ने देवघर पुराने सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और जरूरी हिदायतें दी। सिविल सर्जन ने बताया कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में बाबा नगरी में आगमन की संभावना को देखते हुए नए सदर अस्पताल के अलावा पुराने सदर अस्पताल में भी 30 बेड का एक अस्पताल चलाया जाएगा। सेंटर का के जो है था, हालांकि उस साल भी जो है मेजर सर्जरी जो है वहीं होता था, ताकि दो जगह एक साथ उतने संसाधन और मानव और सब चीज़ उपलब्ध कराना दिक्कत है। तो इस जगह तो एक अस्पताल का 50 बेड अस्पताल तो चलेगा ही, साथ में यहाँ ब्लड बैंक है, डायरिया वगैरह होगा तो आई हॉस्पिटल के नीचे बनेगा। इस मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जितेश राजपाल ने जिले के सिविल सर्जन को डोनर कार्ड की व्यवस्था करने तथा अन्य जिलों की तर्ज पर रक्त उपलब्धता के अपडेट के लिए ऑनलाइन ऐप की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। कोरोना मामलों के थमने के बाद बाबा नगरी देवघर में इस बार के श्रावणी मेला में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद 31 मई तक बढ़ा दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से माह मई तक अंत तक गेहूं की खरीद जारी रखने को कहा गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एफसीआई को केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। विस्तारित अवधि से किसानों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। खरीद प्रक्रिया को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस बीच मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में रबी विपणन सीजन 2022-23 में केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से इन दिनों चल रही है। भारत ने थॉमस कप के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को कल हराकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के खिलाड़ियों से मोबाइल पर बातचीत की तथा उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। Sir, with all your support, sir, thank you. Sir. जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट सर, थैंक यू सो मच सर। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। प्लेऑफ की दावेदारी मजबूत करने के लिए जीत की दरकार है। इस मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम के पास 16 अंकों तक पहुंचने का मौका होगा, जबकि हारने वाली टीम सिर्फ 14 अंकों तक ही पहुंच पाई। फिलहाल दोनों टीम के पास 12 अंक हैं, जबकि इनके 2-2 मैच अभी भी बाकी हैं। दिल्ली और पंजाब की टीमों के बीच इस सीजन में ये दूसरी टक्कर होगी। दोनों टीमों ने जब पिछली बार मैच खेला था तो दिल्ली ने एक तरफा जीत हासिल की थी। वहीं कल खेले गए आईपीएल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हरा दिया। एक अन्य मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। स्टेडियम में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात के सामने 134 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में हार्दिक की टीम ने 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात ने अब तक 13 मैचों में 10 मैच जीते हैं और उसके 20 अंक हैं। वहीं टीम को सिर्फ 3 मैचों में हार मिली। वहीं चेन्नई की टीम 4 मुकाबले जीतकर 8 अंकों के साथ अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। चेन्नई की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और उसे सीजन का आखिरी मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 मई को खेलना है। वहीं रविवार के आईपीएल के दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने बाजी अपने नाम की। संजू सैमसन की अगुवाई में राजस्थान ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज की। राजस्थान ने 178 के स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया और लखनऊ की टीम को 154 रन पर ही रोक दिया। राजस्थान की टीम इस जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इसके साथ ही उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की दावेदारी और मजबूत हो गई। वहीं लखनऊ की टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई और उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आखिरी मैच में जीत दर्ज करनी होगी।
और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। सोलह मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन सिक्किम भारत का अंग बना था। 17वीं सदी के दौरान सिक्किम चोग्याल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन 1890 तक वो ब्रिटिश शासन के तहत संरक्षित राज्य बन गया, जिसे चीन और ब्रिटिश भारत के बीच बफर राज्य के रूप में उपयोग किया जाता था। 1947 में सिक्किम एक तरह से भारत का अंग बना। इसकी विदेश नीति, सुरक्षा और संचार भारत के अधिकार में आ गए, लेकिन इसके साथ ही वो स्वतंत्र राज्य बना रहा। 1973 में लोगों ने उत्तरदायी सरकार की मांग करनी शुरू कर दी और राजशाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ। जनमत संग्रह में 97% से अधिक लोगों ने राजशाही समाप्त करने का समर्थन किया। इसके कारण सिक्किम का विलय आधिकारिक रूप से भारत में हो गया। नए राज्य को संघ में समाहित करने के लिए भारतीय संसद ने देश के संविधान को संशोधित किया। सबसे पहले उन शर्तों के निर्धारण के लिए 35वां संशोधन किया गया, जिनके तहत सिक्किम को संबद्ध राज्य बनाया गया। कुछ महीने बाद 35वें संशोधन को निरस्त करने के लिए 36वां संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया तथा संविधान की पहली अनुसूची में इसे शामिल किया गया। आज हम स्वाधीनता सेनानी भीमबोर देवरी का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1903 को हुआ था। भीमबोर देवरी ने असम के सभी समुदायों को एकजुट करके राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने असम के भारत में एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ी और सफल हुए। पेशे से वकील देवरी ने 1933 में असम पिछड़ा क्षेत्र जनजातीय लीग की स्थापना में सहायता की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया कि देशज असमिया लोगों को भूमि आवंटित की जाए। देवरी मार्च 1945 में प्रसिद्ध खासी दरबार हॉल प्रस्ताव को तैयार करने वालों में शामिल थे, जहां विभिन्न देशज समुदाय के नेताओं ने अपनी स्वतंत्र जमीन बहाल करने के लिए प्रस्तावों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विभिन्न जनजातियों की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर भारत को विकास के नए दृष्टिकोण की तरफ ले जाने के आंदोलन का नेतृत्व किया। भीमबोर देवरी ने अंत तक देशज लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखी। हम आज राष्ट्रवादी रघुनाथ मुधोलकर को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 16 मई 1857 को महाराष्ट्र के खानदेश में हुआ था। उदारवादी नेता मुधोलकर 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वे महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और अस्पृश्यता दूर करने जैसे सामाजिक सुधारों के पक्षधर थे। रघुनाथ मुधोलकर गोखले के अनुयायी थे। उनका विश्वास था कि राष्ट्रीय आंदोलन संवैधानिक और अहिंसक होना चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की और विदर्भ में अनेक उद्योगों की स्थापना में सहायता की। 1890 में उन्हें भारतीयों की मांगों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ इंग्लैंड भेजा गया। रघुनाथ मुधोलकर अंत तक लोगों के लिए कार्य करते रहे और 13 जनवरी 1921 को उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी साहू का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने साहू को गिरफ्तार कर लिया। 16 मई 1859 को कैद के दौरान अंडमान द्वीप में उनका निधन हो गया। वीर साहू को नमन। खूंटी जिला ने बोरी बांध के जुगाड़ तकनीक से जल संचयन और संरक्षण की दिशा में इतिहास रचने का काम किया है। खूंटी में जल संचयन और जल संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास से अलग अलग गांवों में श्रमदान कर बोरी बांध बनाने का काम हुआ है। नदी, नालों और पंचघाघ की बहती जलधारा में भी सीरियल बोरी बांध बनाने से अब पंचघाघ का जलस्तर बढ़ने लगा है। गर्मी के मौसम में पंचघाघ में बहुत कम मात्रा में पानी जमा रहता है, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास से सीरियल बोरी बांध ने पंचघाघ की प्राकृतिक छटा को पुनः संवारने का कार्य किया है। खूंटी के पंचघाघ इलाके में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रमदान के जरिए यहाँ पर बोरी बांध बनाया जा रहा है और इसमें जो आसपास के ग्रामीण होते हैं वो मिलकर इस तरीके से बोरी बांध बनाते हैं और जिसका नतीजा होता है कि घंटे 2 घंटे में आसपास के इलाके में छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं, जिससे ग्रामीणों की जो पानी की समस्या है और जो दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, वहाँ पर जो पानी की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है।
बोरी बांध बनाने में श्रमदान करने वाले स्थानीय ग्रामीणों का भी मानना है कि जलधाराओं की सुंदरता और बेहतर कल के लिए जल का संचयन तथा संरक्षण लाजमी है। बहुत सारे पर्यटक आता है, ऐसे ही घुर जाता है, इसीलिए बोरी बांध कर रहे हैं। श्रमदान में बोरी बांध कर रहे हैं और यही पानी बचाव के लिए, और नहाते धोते हैं, पूरे गांव वाले आते हैं पूरा मुरू टाउन से। भविष्य में पानी हम लोग बचा सकें, और जैसे पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग श्रमदान करके पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खूंटी जिला प्रशासन सेवा वेलफेयर सोसाइटी और क्षेत्र की ग्राम सभाओं के इस संयुक्त प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में जुगाड़ तकनीक से 200 से अधिक बोरी बांध बनाए जा चुके हैं। जिले में जल संकट को देखते हुए हम लोगों ने जल संरक्षण की दिशा में काम करते हुए बोरी बांध का निर्माण शुरू किया है, और ग्राम सभा के लोगों के साथ बैठक करने के बाद हम लोग गाँव में बोरी बांध बना रहे हैं, लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे हैं। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि बोरी बांध के बनने से लगातार भूगर्भीय जल स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साथ ही नदियों से होने वाला बालू का कटाव भी थमने लगा है। ग्रामीणों ने जागरूकता के बल पर अब बालू के अवैध उत्खनन पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि बोरी बांध के बनने से ऑफ सीजन में भी सब्जियों की खेती को बढ़ावा मिला है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जगह जगह पे बोरी बांध बनाया है, जिससे 3-4 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो पानी का जल स्तर नीचे एकदम चलता जा रहा था, उस पानी का जल स्तर रुकने में थोड़ी सी आसानी हुई है। दूसरा है कि जो बालू का कटाव बहुत तेज़ी से हो रहा था बारिश के समय पे भी या अवैध खनन के माध्यम से, उसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता आई है, उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। तीसरा है कि चूँकि पानी रुकने लगा है तो जल स्तर भी अब धीरे धीरे इंक्रीज करने लगा है। वहाँ पे जो अगर हम 5 फीट या 6 फीट का बोरी बांध बनाते हैं, 6 फीट लंबा ऊंचाई का, तो एक अच्छा अमाउंट पानी का वहाँ पे सर्वाइव करने लगता है, जिसको हम लोग खेती में यूज कर सकते हैं, मत्स्य पालन में यूज कर सकते हैं, मवेशियों को पानी पिलाने में यूज कर सकते हैं। खूंटी में बारिश कम नहीं होती है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पानी बहकर निकल जाता है। अब सीरियल बोरी बांध बनाकर इसी बहते पानी की गति को कम कर उसे गांव में रोककर संचयित करने से पूरे इलाके में जल संकट का काफी हद तक समाधान हुआ है। ये है तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, लेकिन है बहुत काम का। और ये जो बोरी बांध का जो कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए जो एक पानी की समस्या झारखंड के जो हम कह सकते हैं दूर दराज के इलाके में थी, उसे निश्चित तौर पर कम करने में मदद मिली है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरी तरह से ग्रामीणों के श्रमदान से चलता है, और ग्रामीण लगातार अपने इलाके में इस तरह का बोरी बांध बनाते हैं, और देखते हैं कि आप घंटे 2 घंटे में इस तरह से यहाँ पर पानी का एक छोटा सा तालाब भी तैयार हो जाता है। अपने सहयोगी ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, पंचघाघ, खूंटी। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। विभिन्न अनुष्ठानों में कर रहे हैं शिरकत। कुशीनगर में बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली की करेंगे पूजा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पहले चरण के पंचायत चुनाव के सिलसिले में 8